वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन हमारा चल रहा है जो आपके लेक्चर स्क्रीनिंग में काम आएगा। सिलेबस हम जो करा रहे हैं वो लेक्चर स्क्रीनिंग का ही करवा रहे हैं, ठीक है। और हम कर रहे थे शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ, जिसका एक पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ और आज थोड़ा प्रविधियों से संबंधित छोटा सा पार्ट मैं आज आपके लिए करवा रही हूँ, ठीक है। तो टीचिंग जो मेथड थे वो हमने कर लिए, आज है टीचिंग टेक्निक्स। अब टीचिंग टेक्निक्स के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं कि चीज़ क्या है, शिक्षण प्रविधि या टीचिंग टेक्निक्स क्या है। अब जो शिक्षण प्रविधि या टीचिंग टेक्निक्स है वो क्या है, थोड़ा परिभाषा टाइप की हम देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण के सतत अभ्यास द्वारा विकसित हुआ मार्ग है। तो जो शिक्षण प्रविधि है वो किसके द्वारा विकसित होगी, आपकी शिक्षक द्वारा, ठीक है। और कैसे विकसित होगी, जब वह शिक्षण का सतत अभ्यास करेगा, टीचिंग की कंटिन्यूअस जब वो प्रैक्टिस करेगा तो शिक्षक शिक्षण प्रविधियों को विकसित कर सकता है। और शिक्षण प्रविधि एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा वे है जिस पर चलकर शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो शिक्षण प्रविधियां हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षण प्रविधियों टीचिंग टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण के जो उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रविधि का विकास एक दो प्रयासों से नहीं हो जाता है। तो शिक्षण प्रविधि का विकास करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करने होते हैं, सतत अभ्यास करने होते हैं, तभी क्या होता है, टीचिंग टेक्निक्स डेवलप होती हैं, ठीक है। दूसरा, शिक्षण प्रविधि का आशय इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक किस प्रकार पहुंचाया जाए। तो टीचिंग टेक्निक हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों हमने शिक्षण विधियां जब हमारे पास थी तो हम टीचिंग टेक्निक की हमें नीड क्यों पड़ी। तो जो टीचिंग टेक्निक या शिक्षण प्रविधि हैं ये इसलिए यूज़ होती हैं, इसकी ज़रूरत यहाँ पे है कि कैसे हम किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाएं, किस प्रकार से किसी विषय का जो ज्ञान है वो छात्रों तक पहुंचाया जाए। और इस प्रकार किसी विषय के शिक्षण में हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने में प्रविधि या टेक्निक्स का वही इम्पोर्टेंस या वही महत्व होता है जो किसी निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचने के लिए सही मार्ग होता है, ठीक है। अब एक तो होता है ना कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो हमें पता है कि इस एक हमें वहाँ जाना है, हम चले जाते हैं। एक होता है सही रास्ते, सही मार्ग, बिल्कुल सही दिशा में। आपको कोई आपका कोई एम है, आपको टीचर बनना है, तो आप क्या करेंगे, एक तो आप लगातार पढ़ रहे हैं, एक होता है कि आप बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हैं। तो सही मार्ग पे जाके क्या होता है, एम की प्राप्ति, उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, जो शिक्षण प्रविधि है वो क्या है, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक मार्ग है जिससे हमें शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार एक सही मार्ग हो जाता है आपका शिक्षण प्रविधि। तो समझ गए होंगे शिक्षण प्रविधि का मतलब, ठीक है। तो शिक्षण प्रविधि क्या है, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो आपके शिक्षा शास्त्री वे हैं एस के कोचर, ये क्या कहते हैं, जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए अनेक हथियारों का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे सैनिक के पास हथियार नहीं होंगे तो लड़ाई जीतना थोड़ा आसान नहीं है, उसी प्रकार शिक्षक के पास भी अगर शिक्षण प्रविधियाँ नहीं होंगी तो उसे भी अपने उद्देश्य, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो प्राप्त होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और किस समय कौन सी प्रविधि शिक्षक को अपनानी चाहिए, यह किसके निर्णय पर निर्भर होती है, शिक्षक के। शिक्षक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कब उसे किस प्रविधि का यूज़ करना है, तो ये किस पे डिपेंड होता है, पूरा का पूरा टीचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब देख थोड़ा सा आपको जो एक हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक का रिदम बनाए रखने के लिए थोड़ा सा हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि कुशल अध्यापन में शिक्षण प्रविधियों का महत्व क्या है। शिक्षण प्रविधियाँ वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होती हैं। शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं, वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होती हैं, इसलिए ये अध्यापन में प्रभावशाली होती हैं। वैज्ञानिक होती हैं, साइंटिफिक और वस्तुनिष्ठ होती हैं, न कि व्यक्तिनिष्ठ, बल्कि क्या होती हैं, वस्तुनिष्ठ। दूसरा, ये शिक्षक को वांछनीय ज्ञान कराती हैं। जो प्रविधियाँ हैं शिक्षक प्रविधियाँ, ये शिक्षक को वांछनीय ज्ञान कराती हैं। इनके द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिकता की भावना का विकास किया जाता है। शिक्षण प्रविधियों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्यापन कला में प्रशिक्षित कर सकती हैं। जब आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उस समय क्या कर सकती हैं, ये टेक्निक्स क्या हैं, उनको अध्यापन कला में प्रशिक्षित कर सकती हैं। शिक्षण प्रविधियाँ विद्यार्थियों को सहभागिता के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करती हैं और ये प्रविधियाँ विद्यार्थियों में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, कर्तव्यनिष्ठा की भावना उत्पन्न करती हैं। फिर है शिक्षण प्रविधियाँ विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास करती
करती हैं। मेन तो बहुत ज़्यादा जो इसका इम्पोर्टेंट उद्देश्य है क्या है, ये छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करेगी और जिससे क्या होगा, छात्र अध्ययन हेतु प्रोत्साहित होंगे। और ये क्या होती हैं, रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो टेक्निक्स हम कर रहे हैं वो रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए और वो उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। थोड़ा सा ये देख लेते हैं शिक्षण प्रविधि की आवश्यकता क्या है। ये तो है कि सबसे पहले आवश्यकता क्या है, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो शिक्षण के उद्देश्यों को शिक्षण प्रविधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, एस के कोचर का कहना है कि जहां हम ज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य को वाद विवाद प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि एवं पाठ्य पुस्तक प्रविधि का अध्ययन कर प्राप्त करते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का जो हमारा लक्ष्य है उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, वाद विवाद प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि एवं पाठ्य पुस्तक प्रविधि का अध्ययन कर प्राप्त करते हैं। तो दूसरी ओर ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन से होगी प्रविधियाँ, वाद विवाद, व्याख्यान एवं पाठ्य पुस्तक प्रविधि। और अगर हम कौशलों के विकास की बात करते हैं तो कौशलों के विकास के लिए हम जो स्किल डेवलपमेंट होती है उसके लिए हम इकाई विधि, समस्या समाधान विधि एवं योजना प्रविधि का प्रयोग करते हैं। कौन कहता है, एस के कोचर। किसी भी प्रविधि के प्रयोग के बिना शिक्षक अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सी प्रविधियाँ लगेंगी और कौशल के विकास के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार की प्रविधियों का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, आवश्यकता के कारण क्या है, छात्रों के उद्देश्यपूर्ण ढंग से सीखने और प्रोत्साहित किए जाने हेतु छात्रों में उन कुशलताओं या उन कौशलों के विकास हेतु जो उन्हें प्रजातंत्र के लिए जागरूक बनाए रखती हैं, छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, और कतिपय सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करने के लिए, और लास्ट में है छात्रों के ज्ञान में अभिवृद्धि करने एवं चिंतन की प्रक्रिया, उनकी जो चिंतन की प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण प्रविधियों की आवश्यकता इस कारण से है। ठीक है, इस प्रकार हमें जो शिक्षण प्रविधियां हैं उनको शिक्षा की गतिमान प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, न कि शिक्षण प्रक्रिया के स्थिर पहलू के रूप में। तो जो शिक्षण विधियां हैं, प्रविधियां हैं, इन्हें हम एक शिक्षण की या शिक्षा की जो गतिमान प्रक्रिया है उसके रूप में देखते हैं। शिक्षण प्रविधियों के अंतर्गत कक्षा में अध्यापक द्वारा की गई सभी गतिविधियों को निहित किया जाता है। तो कक्षा में अध्यापक जितनी भी गतिविधियां करता है उन सभी को हम शिक्षण प्रविधियों के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो यही प्रक्रिया है आपकी शिक्षण की, जो शिक्षण प्रविधियां हैं, ये जो प्रक्रिया चल रही है, यही प्रक्रिया शिक्षक की सफलता एवं असफलता का निर्धारण करती है। अगर शिक्षण प्रविधियों का शिक्षक ने प्रयोग कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो शिक्षक की सफलता उस पर डिपेंड हो जाती है, नहीं तो असफल शिक्षक साबित हो सकता है। ठीक है, शिक्षण की विभिन्न प्रविधियां दी गई यहाँ पे, पाठ्य पुस्तक प्रविधि है, व्याख्यान है, निरीक्षण प्रविधि, आगमन प्रविधि, निगमन प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक प्रविधि, इकाई प्रविधि, कार्य गोष्ठी प्रविधि, वार्तालाप, विचार विनिमय या वाद विवाद प्रविधि, समस्या समाधान प्रविधि, प्रोजेक्ट या प्रायोजना प्रविधि, स्रोत संदर्भ प्रविधि, पर्यवेक्षित अध्ययन प्रविधि, दलीय शिक्षण प्रविधि, बालोद्यान शिक्षण प्रविधि, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रविधि, डाल्टन शिक्षण प्रविधि, बुनियादी शिक्षण प्रविधि, खेल प्रविधि और सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि। इनको आप थोड़ा सा वीडियो को ऐसा करेंगे, आप थोड़ा सा ना इनको आप वीडियो को पॉज करके इस तरह से आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इन प्रविधियों को देख सकते हैं। इसमें जो मोस्टली जो प्रविधियां हैं ना, तो जब आपको मैंने शिक्षण विधियां बताई थी तो शिक्षण विधियां भी उसमें इंक्लूड थी। तो शिक्षण विधियां और प्रविधियां कुछ कुछ क्या है, कॉमन है। ठीक है, और कुछ प्रविधियों का जो वो है वो मैं आपको अभी डिटेल समझाने वाली हूँ। थोड़ा सा एक और डिटेल है इसका कि शिक्षण की सामान्य प्रविधियाँ वे माध्यम हैं। शिक्षण की जो प्रविधियाँ हैं वो क्या होती हैं, जिनसे पाठ का प्रारंभ, विकास और अंत रोचक ढंग से होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि जो प्रविधियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, शिक्षण को रुचिकर बनाती हैं, पाठ को रोचक बनाती हैं। तो शिक्षण की इस प्रविधियाँ क्या होती हैं, एक मीडियम के तौर पर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, पाठ का प्रारंभ, किसी भी लेसन का जो हम स्टार्ट करते हैं उसका विकास और उसका अंत जो है रोचक ढंग से होता है शिक्षण प्रविधियों के माध्यम से। तो इसीलिए शिक्षण प्रविधियां भी यूज़ की जाती हैं ताकि इंटरेस्टिंग वे में आपको क्लास को पढ़ाया जा सके। कुछ शिक्षण की सामान्य प्रविधियां हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम व्याख्या प्रविधि को देखते हैं। जो व्याख्या प्रविधि है वह एक माध्यम है जिसमें
विषय वस्तु के कठिन अंशों को सरलता से सरल भाषा में। तो व्याख्या प्रविधि में हम क्या करते हैं, जो विषय वस्तु जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम क्या करते हैं, उसके जो कठिन अंश हैं, जो उसके हार्ड उसका जो पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, सरलता से सरल भाषा में और छात्रों के मानसिक रुचि या उनके स्तर के अनुकूल गहराई के साथ विश्लेषण करके समझाते हैं। तो व्याख्या में क्या करते हैं हम, जो आपका टॉपिक है, विषय वस्तु है, उसके कठिन भागों को सरल भाषा में छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल गहराई से विश्लेषण करके और एनालिसिस करके इस प्रकार छात्रों को समझाएंगे जिससे कि विषय वस्तु जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उन्हें स्पष्ट, सुगम तथा बोधगम्य लगे, उन्हें वो स्पष्ट हो, क्लियर हो, उन्हें अच्छे से समझ में आए, उनको उनके लिए उनके लेवल का हो। इस प्रकार से हमने क्या करना है, व्याख्या प्रवृत्ति का प्रयोग करना है। क्या करना है, कठिन अंशों को सरल भाषा में देना है, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल करना है और उसका बिल्कुल एनालिसिस करके छात्रों को हमें समझाना है ताकि छात्रों को वो क्या हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए। विषय वस्तु जितनी जटिल एवं दुरूह होगी उतनी प्रभावशाली व्याख्या करने की ज़रूरत होगी। जितना कठिन आपका टॉपिक होगा उतनी ही क्या होगा, व्याख्या हमें प्रभावशाली तरीके से करनी पड़ेगी। अब जैसे हम हिंदी में कोई चैप्टर, आप कोई कविता पढ़ते हैं तो कविता को जब हम एक्सप्लेन करने होते हैं, उसके में व्याख्या करनी होती है, तो क्या होगा, जितनी हमें टिपिकल लगेगी कविता उतना ही उसकी व्याख्या करने में हमें दिक्कतें आएंगी और उतनी इफ़ेक्टिव तरीके से हमें उसकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जब हम संदर्भ, प्रसंग वगैरह व्याख्या वगैरह करते हैं ना हिंदी में, तो ये चीज़ सामने आती है व्याख्या विधि। व्याख्या प्रविधि का प्रयोग सामाजिक विषयों के अधिकतर तथ्यात्मक एवं सूचनात्मक प्रकरणों के संदर्भ में, तो जो सामाजिक विषय होते हैं, हमारे सोशल स्टडीज के विषय होते हैं, उसके जो तथ्यात्मक एवं सूचनात्मक प्रकरण होते हैं उनके संदर्भ में जब हम भाषा सिखाते हैं तो भाषा शिक्षण में कठिन शब्दों, मुश्किल अंशों, वाक्यों तथा भावों को पूर्व ज्ञान के आधार पर स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है और गणित तथा विज्ञान के कठिन संप्रतियों को बोधगम्य बनाने में सफलतापूर्वक किया जाता है। तो व्याख्या प्रवृत्ति का प्रयोग कहाँ होता है, सामाजिक विषय में जब उसके तथ्यात्मक और सूचनात्मक प्रकरण आते हैं, भाषा शिक्षण में जब कठिन शब्द होंगे, मुश्किल अंश होंगे, उसके कहीं कहीं पर भाषा में क्या होता है ना, मुश्किल जो कोटेड वर्ड होते हैं उनको समझाने में, वाक्यों को समझाने में, कुछ भाव हैं उनको पूर्व ज्ञान के आधार पर स्पष्ट करने के लिए व्याख्या करनी पड़ती है। पूर्व ज्ञान से जोड़ना है तो व्याख्या करनी पड़ेगी और जो गणित और विज्ञान के जो कठिन हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्टों को छात्रों को समझ में आ सके, इसके लिए बनाने के लिए हमें व्याख्या प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान का आप कोई आप उसका लेसन पढ़ा रहे हो, कोई विज्ञान में कोई आपकी परिभाषा है, कोई सिद्धांत हम बता रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, व्याख्या विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या विधि को प्रभावक बनाने के लिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें व्याख्या करनी है तो हमें भाषा पर अधिकार होना चाहिए। ठीक है, जो शिक्षक व्याख्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसका क्या होना चाहिए, भाषा पर अधिकार, तभी वो सरलता और प्रवाहिता के साथ व्याख्या करने में समर्थ, फ्लो के साथ तभी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हमारा क्या होगा, भाषा पर अधिकार, हम जिस भाषा में समझा रहे हैं वो भाषा हमें क्लियर होगी तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरा, विषय वस्तु पर अधिकार, जो कंटेंट टीचर को पढ़ाना है अगर उसको उस प्रकरण या विषय वस्तु पर अधिकार नहीं है, उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो स्पष्ट नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए, जिस टॉपिक की आपको व्याख्या करनी हो उस पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तभी क्या होगा, वह स्पष्ट, त्रुटि रहित, शुद्ध तथा सही जानकारी छात्रों को दे सकने में सक्षम होगा। ठीक है, कौन, शिक्षक। आगे है, व्याख्या क्या होनी चाहिए, सही समय तथा सही स्थल पर होनी चाहिए। व्याख्या क्या होनी चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर व्याख्या होनी चाहिए। व्याख्या करने वाले शिक्षक को यह भी जानकारी रखनी चाहिए कि किस विषय वस्तु की व्याख्या किस समय, किस स्थल तथा किन उपकरणों की मदद से प्रभावशाली ढंग से की जा सकती है। जैसे आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस में क्या होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें इसमें किस एपरेटस का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है व्याख्या करने के लिए, तभी हम व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं। जब भी छात्र विषय वस्तु को समझने में परेशान हो रहे हों या पढ़ाए जाने वाले संप्रदाय अधिक जटिल हों, इस प्रविधि का प्रयोग आवश्यक एवं अपेक्षित हो जाता है। ठीक है, तो व्याख्या हम कब करते हैं, जब छात्र विषय वस्तु को नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट
टिपिकल हो जाता है तो ज़रूरी हो जाता है कि व्याख्या प्रवृत्ति का प्रयोग वहाँ पे किया जाए। व्याख्या की मूर्तता, इस विधि द्वारा व्याख्या को सरल तथा मूर्त बनाने के लिए हम उपयुक्त उपकरणों चित्र, पोस्टर, रोल ऑफ बोल्ड, चार्ट तथा उदाहरणों की सहायता लेते हैं। जब हम व्याख्या को मूर्त रूप से दिखाना चाहते हैं तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चित्रों का, पोस्टर का, चार्ट और इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक। भाषा शिक्षण में, अब भाषा शिक्षण में हम व्याख्या विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, अभिनय करके, वाक्य प्रयोग के रूप में, व्याख्या प्रविधि के विषय में। ठीक है, तो व्याख्या प्रविधि का प्रयोग भाषा शिक्षण में कैसे आएगा, अभिनय के रूप में आएगा, वाक्य प्रयोग के रूप में आएगा, पर्यायवाची या विलोम शब्द, संधि विश्लेषण के रूप में, समास विग्रह के रूप में, निश्चित परिभाषाओं के रूप में, व्युत्पत्ति के रूप में और सरल भाषा में रूपांतर कर स्पष्टीकरण के रूप में हम क्या करते हैं, भाषा शिक्षण में हम व्याख्या प्रविधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ज़रूर पॉज करके इन चीज़ों को ज़रूर दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार एग्जाम में थोड़ा सा डिटेल पूछ लिया जाता है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से इनको ज़रूर पढ़ेंगे। दूसरी विधि है स्पष्टीकरण प्रविधि। स्पष्ट करना, किसी भी विषय वस्तु को सरल, सुगम और बोधगम्य, ताकि वो समझ में आ जाए, हमें चीज़ें समझ में आए। ठीक है, उसके लिए शिक्षक को स्पष्टीकरण विधि प्रविधि की सहायता लेते हैं और अगम्य, असंरचित कठिन प्रकरणों को, अगम्य मतलब जो छात्रों के लिए थोड़ा सा कठिन हो, जिनकी संरचना थोड़ा अलग हो, और कठिन जो प्रकरण हो उनको छात्रों के समक्ष इस प्रकार शिक्षक प्रस्तुत करता है स्पष्टीकरण विधि द्वारा, जिससे कि कुल विषय वस्तु आसानी में समझ में आ जाए। स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग ही इसलिए होता है, चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए, छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, इस प्रविधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है, जो हमारे पास कंटेंट है उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो क्रमबद्ध, सुनियोजित तथा विस्तृत रूप में किया जा सकता है। इस प्रविधि के अंतर्गत विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण था वो कैसा होता है, क्रमबद्ध, सुनियोजित तथा विस्तृत रूप में किया जा सकता है। इस प्रविधि के अंतर्गत, स्पष्टीकरण प्रविधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण के क्रमबद्ध, सुनियोजित और विस्तृत रूप में। ध्यान से देख लीजिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, स्पष्टीकरण प्रविधि विवरण प्रविधि से कुछ मिलती जुलती है, पर फिर भी इनमें क्या अंतर, कुछ अंतर होते हैं, और व्याख्या प्रविधि से भी भिन्न है, क्योंकि व्याख्या क्या है, प्रसंगवश कठिन, जटिल तथा दुरूह अंशों के लिए की जाती है। ठीक है, व्याख्या हम कब करते हैं, जब कोई कठिन, किसी टॉपिक का कोई कठिन पार्ट आ जाए, कोई यहाँ पे जटिल पार्ट आ जाए जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो पार्ट आ जाए, तो वहाँ पे हम व्याख्या करते हैं। लेकिन जब स्पष्टीकरण करना होता है तो हम विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष विशेष पर प्रकाश डालने के लिए स्पष्टीकरण का प्रयोग करते हैं। तो स्पष्टीकरण के लिए क्या होगा, कंटेंट का जितना भी पार्ट होगा ना, उसको प्रकाश डालने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आ गया आपका व्याख्या प्रवृत्ति और स्पष्टीकरण प्रवृत्ति में अंतर। ठीक है, फिर आपका है विवरण प्रविधि। विवरण देना सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए एक आवश्यक युक्ति या प्रविधि है। किसके लिए, आपके सामाजिक विज्ञान के लिए। विवरण को कथन, शिक्षक स्वकथन भी कहा जाता है। जो हम विवरण देते हैं वो क्या हो जाता है, शिक्षक, या उसे कथन या शिक्षक स्वकथन भी कहा जा सकता है। थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें क्या है, विवरण क्यों देते हैं। विवरण देने का उद्देश्य होता है कि छात्रों के मस्तिष्क में उसका एक मानसिक चित्र बनाया जा सके, जिससे छात्र विषय वस्तु को पूर्णता के साथ समझ सकें। तो विवरण देने का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों के मस्तिष्क में जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका एक काल्पनिक चित्र बन जाए, और काल्पनिक चित्र बनने से क्या होता है, छात्र विषय वस्तु को पूर्णता के साथ समझ सकते हैं। अब सक्सेना कोई शिक्षा शास्त्री है, उन्होंने क्या कहा है, विवरण देना एक कला है। इस कला में निपुण होने के लिए शिक्षक अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए किसी वस्तु अथवा घटना का विवरण इतने उत्साह तथा प्रभावशीलता के साथ करता है कि कक्षा के सभी छात्रों को उसका ज्ञान सरलतापूर्वक हो जाता है। तो सक्सेना जी क्या कहते हैं कि विवरण देना एक आर्ट है, इसमें हमें निपुण होने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिक्षक एक अपनी इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति का प्रयोग करेगा, तभी तो विवरण दे पाएगा ना। कल्पना शक्ति का उदाहरण का सहारा लेकर के किसी वस्तु अथवा घटना का विवरण करेगा, और इतने उत्साह से, प्रभावशीलता से करना होगा कि कक्षा के सभी छात्र उसका सरलतापूर्वक उन्हें ज्ञात हो जाए। जैसे सामाजिक विज्ञान में आप पढ़ा रहे हैं, इतिहास का कोई टॉपिक हमें पढ़ाना है, भूगोल हमें पढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, हम ब्रह्मांड पढ़ा रहे हैं, हम इमेजिनेशन का सहारा लेंगे, हम इंटरेस्टिंग वे में, जैसे कोई लड़ाई पढ़ा रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र की लड़ाई पढ़ा रहे हैं, हम इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ाएंगे,
तो हम क्या करेंगे, छात्रों को जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन होना क्या चाहिए, उत्साह और प्रभावशीलता उसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरे शब्दों में विवरण द्वारा क्या होता है, छात्रों के मस्तिष्क में वस्तुओं तथा घटनाओं के मानसिक चित्र इतने सजीव ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं कि वे पाठ्य पुस्तक को आसानी से समझ सके। तो यही बात हो रही है कि जैसे हम कोई कुरुक्षेत्र या महाभारत की लड़ाई आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पिक्चर, पहले पिक्चर माइंड में बनाएंगे और पिक्चर माइंड में इस तरह से टीचर बनाएगा, इतने इफेक्टिव तरीके से बनाएगा कि जो पूरी की पूरी आपकी महाभारत की लड़ाई है वो छात्रों के दिमाग में घूम जाए, जिससे वो आसानी से उसको समझ सकें। ठीक है, फिर है प्रस्तावना के। अब हम विवरण विधि का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब हम प्रस्तावना, हम किसी चीज़ को लेसन पढ़ा रहे हैं और प्रस्तावना हमने पढ़ा दिया, तो प्रस्तावना के बाद हमें पाठ को विकसित करना है। तो इसको विकसित करते समय पाठ से संबंधित जो विभिन्न स्थल हैं उनको विशेष प्रकार जानने के लिए विवरण प्रविधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा, कभी कभी पाठ की प्रस्तावना और अंत को रोचक बनाने के लिए भी अन्य प्रविधियों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, विवरण प्रविधि का। कहाँ पे, प्रस्तावना, और जब अंत में हमें इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसके लिए भी हम अन्य प्रविधियों के साथ विवरण प्रविधि का प्रयोग करते हैं। अब जो ये प्रविधि है ये विज्ञान एवं गणित विषयों में बहुत कम यूज होती है। आप विवरण विज्ञान, और क्योंकि जो विज्ञान एवं गणित है वो मोस्टली फैक्चुअल होता है, तो उसमें क्या है, आप ये विवरण विधि का प्रयोग कम करेंगे। लेकिन सामाजिक विषय में जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों में यह विधि क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। वर्णन प्रविधि। वर्णन में क्या करेंगे, वह प्रविधि है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु तथा घटना का छात्रों के समक्ष पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। वर्णन प्रविधि में क्या होता है, शाब्दिक चित्र। इस प्रविधि के माध्यम से किसी घटना, दृश्य, नियम तथा सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। केवल प्रश्नोत्तर या विवरण प्रविधि से सभी बातें स्पष्ट नहीं होती। अब हम कभी प्रश्नोत्तर प्रविधि का यूज़ करते हैं या विवरण प्रविधि से यूज़ करते हैं, तो इससे जब सभी बातें स्पष्ट नहीं होती और छात्रों के जो मानसिक हम चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह चित्र पूर्ण नहीं बन पाता, तो इसके लिए शिक्षक को वर्णन प्रविधि के द्वारा विस्तारित वर्णन करना पड़ता है, जिसके लिए उसे अतिरिक्त परिश्रम तथा तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब प्रश्नोत्तर और विवरण प्रविधि से काम नहीं चलेगा तब क्या करेंगे, वर्णन प्रविधि का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्णन को हम विस्तृत विवरण कह सकते हैं। एक विवरण है, दूसरा है विस्तृत विवरण। तो जो वर्णन है उसे विस्तृत विवरण कहना ज़्यादा उपयुक्त होता है, परंतु इसमें विवरण प्रविधि की विश्लेषण, आलोचना तथा टीका टिप्पणी की भावना निहित नहीं होती है, क्योंकि जो विवरण प्रविधि है उसमें विश्लेषण होता है, आलोचना होता है, टीका टिप्पणी होता है, लेकिन वर्णन में ये चीज़ें नहीं होती। इसमें क्या होता है, विषय वस्तु का सांगोपांग विवेचन एवं प्रस्तुतिकरण समावेशित होता है। ये भाषा जो लिखी गई है इसका मतलब क्या है, जो विषय वस्तु जो हमारा पास कंटेंट है उसका जो पूर्ण रूप से विवेचन, उसकी जो डिस्क्रिप्शन और उसका जो प्रेजेंटेशन वो इसमें सम्मिलित होता है, किसमें, आपके वर्णन प्रविधि में। ठीक है, तो ये सांगोपांग मतलब जितना भी विषय वस्तु के अंदर जो जो चीज़ें आ रही है उसके सारे अंगों का क्या होना चाहिए, इसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वर्णन करना भी एक कला है और सजीव रोचक वर्णन करना दक्षता या एक कौशल है। ठीक है, अब है आपका कहानी कथन प्रविधि। कहानी कथन से तात्पर्य क्या होता है, कहानी कहना या कहानी सुनाना। कहानी कहते समय विषय वस्तु के सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को इतना सरल बनाया जाता है कि कक्षा के सभी बालकों को वो स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम जब कहानी कहते हैं तो क्या करते हैं, विषय वस्तु जो कंटेंट होता है उसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, कठिन पार्ट होते हैं, उनको हम इतना आसान बना देते हैं कि वो सभी बालकों को स्पष्ट हो जाते हैं। कोई टॉपिक होता है ना कि कहानी के माध्यम से समझाया जाए, तो कहानी के माध्यम से वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, जो कहानी कथन प्रविधि है वो छोटे बालकों के शिक्षण में अधिक उपादेय सिद्ध हुई है। तो ये कहानी कथन किसके लिए उपयुक्त होती है, छोटे बच्चों के लिए। अब क्यों होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, तो वे अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण कहानी सुनने में पूर्ण रुचि लेते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे कहानी सुनने में रुचि लेते हैं और कहानी द्वारा प्रस्तुत ज्ञान वे सरलता से समझ लेते हैं और उसे मन से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कहानी प्रविधि किसके लिए उपयुक्त है, छोटे बालकों
के लिए। अब इस प्रकार जो कहानी कथन प्रविधि है यह बालकों की जिज्ञासा को बढ़ाने, उनकी काल्पनिक एवं तार्किक शक्तियों के विकास में, विषय वस्तु के सूक्ष्म एवं जटिल अंशों के स्पष्टीकरण में अत्यंत प्रभावशाली सिद्धि हुई है। तो ये इस प्रकार कहानी कथन विधि यहाँ पर प्रभावशाली सिद्ध हो जाती है। फिर वही बात आ गई आगे, जो कहानी कथन है वो अधिकतर छोटी कक्षाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है, परंतु बड़ी कक्षाओं के छात्रों के साथ इस प्रविधि का प्रयोग अच्छे परिणाम देता है। हालांकि जो लोकप्रियता इसकी है वो छोटी कक्षाओं के लिए है, लेकिन अगर बड़ी क्लासेस में भी इसे प्रयोग किया जाए तो ये इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जो शिक्षक अपने विषय का विशेषज्ञ है वो कहानी के रूप में विषय वस्तु को परिवर्तित कर, जो उसके पास कंटेंट है उसको वो कहानी के रूप में परिवर्तित कर जटिल अंशों को सुगमतापूर्वक, थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जटिल अंशों को सुगमतापूर्वक छात्रों को समझाने में समर्थ होता है। कौन? जो अपने विषय का विशेषज्ञ होता है वही क्या कर सकता है, जो भी टॉपिक उसको पास है, कंटेंट उसके पास हो, कहानी के रूप में उसको परिवर्तित कर देता है और छात्रों को आसानी से उसको समझा सकता है। फिर निरीक्षित अध्ययन प्रविधि, इसको आप निरीक्षण प्रविधि भी कह सकते हैं। यह प्रविधि व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर आधारित है। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि निरीक्षित अध्ययन प्रविधि या निरीक्षण प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो व्यक्तिगत भिन्नता और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रविधि में हम क्या करते हैं, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को दृष्टि में रखकर प्रत्येक छात्र को कार्य एवं अध्ययन करने के अवसर दिए जाते हैं। छात्रों की जो डिफरेंसेस होते हैं, पर्सनल डिफरेंसेस, उसको हम ध्यान में रखते हैं और प्रत्येक छात्र को हम कार्य एवं अध्ययन करने के अवसर प्रदान करते हैं। इसमें जो शिक्षक है वो एक मित्र, सहायक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में उनके कार्यों का निरीक्षण करता है और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। किस विधि में? निरीक्षित अध्ययन या निरीक्षण प्रविधि में क्या करेगा, शिक्षक एक मित्र, सहायक या पथ प्रदर्शक के रूप में अपने जो छात्र हैं उनके कार्यों का निरीक्षण करेगा और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगा। इस प्रविधि में छात्र एवं अध्यापक दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। छात्र एवं अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। शिक्षक छात्रों को किसी पूर्व निश्चित कार्य का आदेश देते हैं। अब इसमें तरीका क्या है, शिक्षक क्या करेगा, छात्रों को एक निश्चित कार्य का आदेश देगा और छात्र फिर उन कार्यों में लग जाएंगे। फिर शिक्षक क्या करेगा, उनके कार्य या उनकी क्रियाएँ हैं उनका निरीक्षण करेगा। ठीक है, और यह विधि जो है वो शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध भी है। जो शैक्षिक रूप से पिछड़े छात्र होते हैं, पिछड़े बालक जो होते हैं, उनके लिए यह विधि काफ़ी उपयोगी होती है। कौन सी? निरीक्षित अध्ययन या आपकी निरीक्षण प्रविधि। ठीक है, अब है आपका उदाहरण प्रविधि। उदाहरण प्रविधि में हम क्या करेंगे, उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति को जागृत करेंगे और उसके पास उनका मानसिक विकास में वृद्धि के लिए इस विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उदाहरणों का प्रयोग करेंगे जिससे छात्रों की विचार शक्ति और कल्पना शक्ति को जागृत हो और उनके मानसिक विकास में वृद्धि हो। तो हर विधि का पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस लिए यूज की जा रही है। अब उदाहरण वास्तव में क्या है, हम उदाहरण को एक सामग्री की तरह ले सकते हैं। उदाहरण वास्तव में वह सामग्री है जो क्या बनाती है, पाठ्य वस्तु को रोचक, बोधगम्य तथा स्पष्ट करने में सहायक होती है। हम अगर विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हम विज्ञान में कोई नियम पढ़ाते हैं, तो सिद्धांत पढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको उदाहरण से समझाते हैं। तो उदाहरण वहाँ पे एक सामग्री की तरह कार्य करता है और वो क्या करता है, पाठ्य वस्तु को रोचक बनाता है, बोधगम्य बनाता है, स्पष्ट करता है। ठीक है, जैसे हम गणित में अगर आपको जोड़ घटाना बच्चों को पढ़ाते हैं, प्लस माइनस पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं बच्चे को, आपके पास 2 टॉफ़ी थी, हमने आपको एक और दी, या हम बच्चे को वहीं पे क्या करेंगे, 2 पेन पकड़ा देंगे, एक और पेन देंगे। तो इस प्रकार हम बच्चे को जोड़ना सिखा देते हैं। तो ये क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। उदाहरण क्या होती है, वो एक सामग्री की तरह कार्य करता है। शिक्षक क्या करेगा, खोज कर वांछित उदाहरण तथा दृष्टांत छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते विषय सामग्री को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उन उदाहरणों के द्वारा विषय सामग्री को सरल और रोचक बनाने का प्रयास करेंगे। उदाहरणों के प्रयोग से क्या होगा, अमूर्त, कठिन तथा जटिल विषयों को मूर्त से अमूर्त, कठिन और जटिल विषयों को हम मूर्त, सुगम तथा आसान बनाया जा सकता है। जो अमूर्त विषय होंगे, कठिन विषय होंगे, उनको हम उदाहरण के द्वारा मूर्त बना देंगे, सुगम और आसान बना सकते हैं। जिससे क्या होगा, छात्रों के मस्तिष्क पर जो हम उन्हें ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान की अभिष्ट छाप पड़ जाती है। उदाहरण के द्वारा बच्चे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट रूप से, मूर्त रूप से सीखते हैं, इसलिए वो ज्ञान क्या हो जाता है, उनके लिए एक स्थायी ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अच्छे और
उत्तम कोटि के जो उदाहरण होते हैं वो दुरूह कथनों को, जो कथन हमें समझ में नहीं आते, उनको सजीव, सरल तथा ग्राह्य बना करके विषय की क्लिष्टता, यानी विषय जो टिपिकल लगता है, जो हमें समझ में नहीं आता है, उसको कम, जो उसकी क्लिष्टता होती है कम, उसको कम करने का प्रयास करते हैं। कौन? अच्छे और उत्तम कोटि के उदाहरण। फिर क्या है? शिक्षक में सटीक उदाहरण तथा दृष्टांत देना भी एक कला है, जिसमें शिक्षक को पारंगत होना आवश्यक है। तो पता होना चाहिए कि कौन सा उदाहरण कहाँ पे प्रयोग होगा। उदाहरण एवं दृष्टांतों का प्रयोग विषय सामग्री को अधिक स्पष्ट करता है और छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। इस प्रविधि के प्रयोग से छात्रों की जिज्ञासा का समाधान होता है। कई टॉपिक हम पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चे जिज्ञासा करते रहते हैं कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है। तो उसके लिए हम अगर उदाहरण देते हैं अच्छे से, तो उनकी जिज्ञासा का समाधान हो सकता है। वे विषय के सार तक सरलता से पहुंच जाते हैं और ज्ञान के प्रति उनकी रुचि में क्या होती है? वृद्धि होती है। शिक्षक जब इस प्रवृत्ति का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के सटीक उदाहरण व सामग्री को उदाहरणों एवं दृष्टांतों के माध्यम से सरलता से समझ जाते हैं और स्वयं भी नए नए उदाहरण तथा दृष्टांत देने की कला में सक्षम होने लगते हैं। तो जब जब इस शिक्षक क्या करेंगे? उदाहरण प्रवृत्ति का प्रयोग करेंगे, तो वो सटीक उदाहरण देने का सटीक उदाहरण देंगे क्लास में, और उनको क्लास में प्रयोग करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो भी दक्ष हो जाएंगे शिक्षक, और छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होंगे। तो मैंने आपको 7 प्रकार के जो शिक्षण प्रविधियाँ थी उनका आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, और एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है कि कई बार एग्जाम में डिटेल पूछ लिया जाता है। बाकी जो लिस्ट मैंने आपको बताई है शिक्षण प्रविधियों की, वो भी आप एक बार याद जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट टॉपिक का वेट जरूर कीजिएगा।